नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। रामायण में जिस देश को सोने की लंका के तौर पर परिभाषित किया गया, जिस देश के वैभव और संपन्नता के बारे में तमाम कहानियां गढ़ी जाती है, जिसको खुद देवों के देव महादेव ने बनाया, सुख समृद्धि जिस नगरी का दूसरा नाम था, आज वही सोने की लंका त्राहिमाम कर रही है। अगर आप अभी नहीं समझे तो चलिए आपको समझाते हैं। हम बात कर रहे हैं आज के श्रीलंका की। एक छोटा सा द्वीपीय देश जो चारों ओर से हिंद महासागर से घिरा हुआ है, जिस देश ने 2006 की भीषण सुनामी को देखा, जिस देश ने लिट्टे के हमलों को झेला, बावजूद इसके हर बार उठ खड़ा हुआ। अपनी खूबसूरती से दुनिया का मन मोहने वाला ये देश आज जबरदस्त आर्थिक संकट से जूझ रहा है। बीते कुछ दशकों में श्रीलंकाई नागरिकों ने शायद ही इससे पहले इतना बुरा दौर कभी देखा हो, जब उन्हें रोजमर्रा की तमाम चीजों के लिए भी घंटों घंटों लाइनों में लगना पड़ रहा है, तब भी नहीं मिल रही है तो बहुत ऊंचे दामों में। समस्या लाइन में लगने की नहीं, बल्कि दूध, दवा, ईंधन के अभाव और उनकी आसमान छूती कीमतों की है। लोगों का घरों में बैठना भी मुहाल है, क्योंकि वहां उन्हें घंटों तक कटी बिजली के वापस आने का इंतजार करना होता है। विदेशी कर्ज ने पहले से ही श्रीलंका की कमर तोड़ रखी है और अब कोरोना महामारी के चलते आय का सबसे बड़ा स्रोत वहां पर्यटन उद्योग, वो भी पूरी तरह से तबाह हो चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते बचे कुचे पर्यटक भी नहीं आ पा रहे हैं। राष्ट्रपति के खिलाफ देश में बड़े स्तर पर विरोध हो रहा है। अब तो आपातकाल भी लग चुका है। एक्सपर्ट्स तो कह रहे हैं कि भाई श्रीलंका का वित्तीय संकट जल्द ही मानवीय संकट में भी तब्दील हो सकता है और देश को दिवालियेपन की ओर धकेल सकता है। श्रीलंका की इस हालत के लिए जिम्मेदार काफी हद तक श्रीलंका सरकार की मुफ्त देने वाली योजनाएं हैं और चीन का कर्ज है, जिसने इस छोटे से देश की आर्थिक तौर पर पूरी तरह से कमर तोड़ कर रख दी। श्रीलंका का यह संकट भारत के लिए भी अलार्म बजाने वाला है, क्योंकि भारत में चुनावों में मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों में सब कुछ फ्री में देने की होड़ सी मची रहती है और इस वजह से देश के कई राज्य बदहाली की कगार पर पहुंच गए हैं। देश के कई शीर्ष नौकरशाहों ने चेतावनी दे दी है कि अगर इस प्रवृत्ति पर रोक नहीं लगाई गई तो ये राज्य भी श्रीलंका और यूनान की तरह कंगाल हो जाएंगे। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को अपनी चिंता से अवगत भी करा दिया। उनका कहना है कि भाई लोक लुभावन घोषणाओं और राज्यों की राजकोषीय स्थिति के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। उनका यह भी कहना है कि कई राज्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और अगर वे भारतीय संघ का हिस्सा नहीं होते तो अब तक तो कब का कंगाल हो चुके होते। अधिकारियों का कहना है कि भाई पंजाब, दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की सरकारों ने जो भी लोक लुभावन घोषणाएं की, उन्हें लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसका समाधान निकालने की आवश्यकता है। कई राज्यों में विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकारें लोगों को मुफ्त में बिजली दे रही है। इससे जाहिर तौर पर सरकारी खजाने पर बोझ पड़ता हुआ और वो बढ़ता हुआ। इससे हेल्थ और एजुकेशन जैसे अहम सामाजिक सेक्टर्स के लिए फंड की कमी होती हुई। बीजेपी ने भी हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश और गोवा में मुफ्त एलपीजी कनेक्शंस देने के साथ ही दूसरी कई लोक लुभावन घोषणाएं की थी। यानी कि तस्वीर एकदम साफ है कि मुफ्तखोरी की एक ऐसी होड़ देश भर में मची हुई है कि हर पार्टी इस मामले में एक दूसरे पर 21 साबित होने की कोशिश करती हुई। चाहे किसी भी दल को उठाकर देख लीजिए, हर एक दल के लिए सिर्फ और सिर्फ वोट जरूरी है, फिर चाहे वो किसी भी कीमत पर क्यों ना हो। इसलिए वोटर्स को लुभाने के लिए मुफ्तखोरी का जंजाल बनने में तमाम दल लगे हुए हैं। आज चर्चा इसी पर। श्रीलंका के इस आपात संकट पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, मसलन मुफ्तखोरी का जाल क्या बनता जा रहा जी का जंजाल? मुफ्तखोरी क्या बनती जा रही है मजबूरी? श्रीलंका में मचा त्राहिमाम क्या भारत के लिए है ये कलाम? फ्री की योजनाएं क्या बनाएंगी श्रीलंका जैसी संभावनाएं? अभी से अलर्ट होना होगा, भविष्य की इस तस्वीर को समझना होगा, उसके हिसाब से अपनी रणनीतियों में बदलाव करना होगा। दिल्ली, यूपी, तेलंगाना, मुफ्तखोरी का ये कैसा जमाना? मुफ्त का मायाजाल कहीं देश को करना दे कंगाल। आज इन्हीं तमाम गंभीर सवालों के हम जवाब खोजेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल
जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं जल्दी से आपसे तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी नेता अश्विनी शाही जी जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। हमारे साथ कांग्रेस नेता अजय वर्मा जी मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अथर जैदी हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर जी जुड़े हुए, आपका भी बहुत स्वागत है। अर्थशास्त्री यतेंद्र खेमका जी हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और अब से थोड़ी ही देर में राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल जी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत यतेंद्र खेमका जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। शास्त्री हैं, ऐसे में सोने की लंका कैसे हो गई कंगाल, जरा समझाइए। कौन है इसके पीछे जिम्मेदार, जरा बताइए। देखिए, सबसे पहले श्रीलंका की टोटल भौगोलिक स्थिति और उसकी आर्थिक पोजीशन को समझना होगा जी। उसकी मेन जो रेवेन्यू के सोर्स थे वो टूरिज्म सेक्टर से आते थे, जो कि पिछले 2 वर्षों में काफ़ी कोरोना की महामारी के कारण काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ। और जब ये नई सरकार आई तो इन्होंने टैक्सेस को भी आधे से भी कम कर दिया। तो दोनों तरफ से जो ये डिसीजन थे, फाइनेंशियल हेल्थ को ख़त्म कर दिया। उससे क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें श्रीलंका को कंजम्पशन के लिए इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो उनके पास रेवेन्यू तो जो टूरिज्म के माध्यम से आती थी फॉरेन एक्सचेंज, वो आई नहीं है। और लेकिन जो उन्होंने लोन रिपेमेंट करनी थी या लोन ले रखे थे या इंपोर्ट जो चीज़ें करते हैं उनकी पेमेंटें हैं, वो सब उनको फॉरेन एक्सचेंज में करनी पड़ी। उसका नतीजा ये हुआ कि आज टोटल उनकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वो $2.2 बिलियन पे आके खड़ा हो गया। और आज स्थिति ये है कि उनको अपने अगले कुछ महीनों के अंदर करीब करीब $5 बिलियन की अब लोन रिपेमेंट या इंटरेस्ट पेमेंट करनी है उसके ऊपर। तो वो इतना बड़ा मिसमैच है वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं मिल रही हैं, ये चीज़ों का उत्पादन नहीं है, ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन इस वजह से जो वो पेमेंट है और जो आने वाला आगे का साइकिल है उसकी वजह से जो हाहाकार मच गया। हाँ। और टोटल इन्फ्लेशन आ गया, चारों तरफ अव्यवस्था बन गई। ये सारी स्थिति और जो की पोजीशंस पे लोग बैठे हैं वो लोक लुभावन चीज़ें उन्होंने देश में कर दी, जिससे कि वो सारा सिस्टम चरमरा गया, पॉलिटिकल सिस्टम भी और फाइनेंशियल सिस्टम भी। तो ये मेन वजह है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का बेटर ना होना। आज मैं समझता हूँ अगर किसी को की पॉइंट अगर उसमें है तो वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का बेटर ढंग से क्रियान्वित ना होना और उसको जो रेवेन्यू के रिसोर्सेज हैं उसको फॉरसाइटेडली पहले से देख ना लेना। ये 2 मेजर कारण हैं जो आज श्रीलंका की फाइनेंशियल क्राइसिस या फाइनेंशियल प्लस सोशल क्राइसिस के हैं। ठीक है, अगर मैं आसान शब्दों में दर्शकों के लिहाज से समझना चाहूँ तो श्रीलंका के संकट के पीछे सर असल जिम्मेदार कौन है? चाइना है, श्रीलंका की सरकार है, या फिर मुफ्त की ये योजनाएं हैं जो कहीं ना कहीं भारत में भी जिसकी प्रवृत्ति तेजी के साथ बढ़ती हुई? आज का मूल प्रश्न यही है सर। देखिए, सारा ये मिला के ही है, क्योंकि श्रीलंका ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने बजट डेफिसिट्स को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं बाहर से लोन लिए। उनको अन्य तरीके से कंप्रोमाइज़ करने पड़े, सामने वाले की टर्म्स पे कंप्रोमाइज़ करने पड़े। हाँ। एक तो ये जैसे चाइना के पीछे हमने बड़ा पीछे देखा था, वो उनका एक वो ले लिया था उन्होंने और उसकी बड़ी चर्चा हुई। हाँ। पीछे 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले। तो एक तो ये कारण है ही है। दूसरा कारण आपने कहा कि फ्रीज, तो जैसे मैंने कहा कि टैक्सेस को आधा कर देना, तो प्रैक्टिकली ये सारी जनता के लिए, चाहे टैक्सेस कर दो, चाहे बिजली फ्री कर दो, चाहे पानी फ्री कर दो, कुछ भी फ्री कर देना। अब जिसमें जबकि हमारे पास उसके साधन नहीं है, या तो हमारे पास सरप्लस बजट है, उसमें हम उस सरप्लस बजट को बांट दें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन हमारे पास बजट तो सरप्लस है नहीं। और तीसरा कारण हो गया फिर ये कोरोना का। फिर उस समय भी आप नहीं संभले, आपने उन अपने टैक्सेस को ठीक नहीं किया। आपको पता था कि आपकी मेन रेवेन्यू टैक्स टूरिज्म से आनी है, तो आपने फॉरेन एक्सचेंज का भी मैनेजमेंट ठीक नहीं किया। तो ये सारा क्यूमुलेटिव इफेक्ट, और फिर सप्लाई चेन पूरे वर्ल्ड में
पिछले 6 महीने से सप्लाई चेन की त्राही त्राही मची हुई है, तो सप्लाई है। चेन भी आपने ढंग से मैनेज नहीं ये की। सारे फैक्टर्स मिलकर आखिरकार श्रीलंका में देखिए किस तरह से त्राहिमाम त्राहिमाम चारों तरफ देखने को मिल रहा है, उसके पीछे के कारण बन गए हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ अश्विनी शाही जी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता है। शाही साहब, आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, श्रीलंका में ये इतना बड़ा संकट कैसे आया, कैसे लगा वहां पर ये आपातकाल, और क्या इससे भारत सबक ले? शिल्पा जी देखिए, श्रीलंका में आपातकाल लगा। श्रीलंका के पहले हमारे पास वेनेजुएला भी एक बहुत बड़ा उदाहरण था, हाँ। जहां पर वहां के नागरिकों ने, सरकार ने इतना फ्री बांटा और वहां के नागरिकों ने अपना कोई धर्म नहीं समझा और फ्री की चीजों पर सरकार पर आधारित होते चले गए और धीरे धीरे वहां की अर्थव्यवस्था चौपट हुई। और आज क्या स्थिति है वेनेजुएला की, जबकि वो तेल में सबसे धनी माना जाता है, वहां की स्थिति भी वही है। श्रीलंका तो खैर अब नया ताजा उदाहरण अब हमारे पड़ोस में है, इसलिए हम लोगों को ज्यादा वो दिख रहा है चीजों की। और आपका जो मुद्दा है और विषय है, बहुत ही शानदार विषय है आज का, कि हिंदुस्तान में भी वही चीजें, वही परिपाटी कई राज्यों ने शुरू की हैं। अभी जिस चीजों की बात कर रहे हैं, ये परिपाटी की शुरुआत अन्नादुरई के समय में तमिलनाडु में शुरू हो गई थी। वो फ्री की सब्सिडी और मतलब पेट में बच्चा आया तब से पैसा, और उसके बाद फिर बच्चा पैदा हुआ तो पैसा उसको पढ़ने के लिए, उसको खाने के लिए, उसके बाद फ्री टेलीविजन का जो है तमिलनाडु की क्या कहते हैं, करुणानिधि सरकार ने एक योजना चालू कराई, फिर सरकार बनाए। तो वहां के लोगों को ये लगा कि हम फ्री की चीजें मिल रही हैं, और हम उसके बाद वो लोग अकर्मण्य होते चले गए, काम ना करने की कसम खा ली। आज तक वो परिपाटी तमिलनाडु में चली आ रही है। अभी देखिए अम्मा कैंटीन में चलिए 5 रुपए का भोजन मिल रहा है, कोई बात नहीं है। इसी तरीके से पूरे देश में इसकी स्थितियां कई राज्यों में, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने कर दिया। खैर पंजाब में भी तो उन्होंने कई चीज किया, लेकिन उनको जब सरकार बनते ही कई चीजों का यूटर्न लेना पड़ गया। 300 यूनिट बिजली फ्री खत्म, 25,000 रोजगार। अब अगले बजट में देखा जाएगा, बहुत कर्जा है, तो वो तो चुनावी वादे थे, पता नहीं वो दिल्ली की तरह कितने यूटर्न लेंगे। लेकिन ये एक प्रवृत्ति, मैं कोई राजनीतिक दल का प्रवक्ता होने के नाते मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को भी ये सोचना होगा कि हमें फ्री की प्रवृत्ति की तरफ अगर जाना है तो अपने आप को अकर्मण्य बनाना है। हम सरकारों को वोट तो दे देते हैं, उसके फ्री के लोक लुभावन की बिजली फ्री कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए हम बहुत ही बुरा दिन और बुरा संकल्प छोड़कर जाएंगे जो आज हम ये गलत कदम उसी ट्रैक पर चलते हुए दिखाई दिए। बताइए जरा, उत्तर प्रदेश में भी और गोवा में भी। जी हमने कितना, अब अगर ये बताइए कि आपने तो हमारे ऊपर सीधा उंगली उठा दिया, सच है, ठीक है, राजनीतिक दल हम भी करेंगे, लेकिन हमारे जब सहयोगी लोगों को नहीं समझ में आ रहा, वो राजनीतिक दल नहीं है क्या? कांग्रेस नहीं है, आम आदमी पार्टी नहीं है, दूसरे दल नहीं है राजनीतिक दल, उनको भी तो समझ में आना चाहिए। मैंने राजनीतिक यहां पर बात ही नहीं की शिल्पा जी, और आपने राजनीतिक सवाल दाग दिया, तो मैं अब उसका जवाब देता हूं। यही एनडीए की सरकार है, यही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। जब देश में देखा इन्होंने की स्थितियां खराब हो रही हैं, तो देश में जो कांग्रेस की सब्सिडी की योजना थी उसको छोड़ने का एक नारा दिया, और हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने छोड़ा भी सब्सिडी। तो हम सब्सिडी से तो हटाते चले जा रहे हैं। देखिए हमने कितनी चीजों पर सब्सिडी हटाई, और उसका विरोध यही दल जो हमारा विरोध करते हैं, आज हमारे विरोधी दल हैं, इन लोगों ने विरोध किया था कि सरकार ने सब्सिडी हटा ली, यहां से हटा ली, वहां से हटा ली। तो फिर क्या है, देश में अगर उसी तरीके से भीड़ चाल होती रहेगी, ये लोग उसको प्रमोट करेंगे और हम हरिश्चंद्र बने रहें, तो फिर हम देश को सुशासन नहीं दे पाएंगे। वो आम आदमी पार्टी पर लगा हुआ है, ये जो फ्री मॉडल भी कहा जाता है जिसे आम आदमी पार्टी का। आप लोग क्या इस बात को समझ रहे हैं? अतर जैदी जी, जो हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में हो रहा है, इससे पहले जिस तरह से हमने वेनेजुएला के हालातों को देखा था, किस तरफ ये देश को ले जाता हुआ, क्या आगे भविष्य में ये संभावनाएं आप लोगों को नहीं दिखाई दे रही? जैसे संकट श्रीलंका में उत्पन्न हुए, वो हिंदुस्तान में भी हो सकते हैं अगर ये प्रवृत्ति यूं ही जारी रही, इन पर कोई लगाम नहीं लग पाई? की डेट में कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उसके टारगेट पे है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो अरविंद केजरीवाल का मॉडल है वो पूरे देश में ग्रो कर रहा है। जहां तक आपने 15 में शुरू किया था ना शिल्पा जी, तो हमारा जो बजट था वो 25 से 30 हजार करोड़ हुआ करता था, और आज जो हमने 2022-23 का अपना बजट पेश किया है ना,
वो 75,800 करोड़ का है। और पिछले 5 साल में हम अपने दिल्ली की जनता को भी दे रहे हैं उसी से, फ्री पानी भी दे रहे हैं उसी से, अच्छे अस्पताल, अच्छे स्कूल भी बना रहे हैं हम। तो हमारा कोई डेट नहीं है। हमारा जो ग्रोथ है बजट का, वो आप ये देखिए कि 2.5 गुना बढ़ा है पिछले 8 साल में। और रही बात कर्ज की, पिछले 10 साल कांग्रेस की 5 साल पंजाब में सरकार रही, उससे पहले अकाली के साथ बीजेपी ने गलबैयां करके वहां सरकार चलाई 10 साल। 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है आज पंजाब के ऊपर। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो 3 लाख करोड़ का जो बजट, जो कर्ज पंजाब के ऊपर है, वो कैसे हुआ? पंजाब में तो कोई फ्री की स्कीम नहीं चल रही थी अब से पहले। आम आदमी पार्टी की सरकार तो 10 मार्च को बनी है ना, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। उससे पहले तो वहां कोई फ्री की स्कीम कांग्रेस ने, बीजेपी ने, अकाली ने नहीं दी। फिर वो कर्ज कैसे हुआ? क्योंकि वहां चोरी हुई, वहां इन लोगों ने मिलकर चोरी की। मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर ईमानदारी से आप अपनी सरकार चलाएंगे, ईमानदारी से आप अपनी सरकार को लेके चलेंगे, तो आप अपनी जनता को फ्री की स्कीम्स भी दे सकते हैं, फ्री की योजनाएं भी दे सकते हैं, अपने बजट को फायदे में रख सकते हैं। यानी कि अगर चीजों को अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए तो फिर ये मुश्किलात वाले हालात पैदा नहीं होने देंगे। छोटी सी मैं और जोड़ दूं कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एक एजेंसी है सीएजी, उसकी रिपोर्ट है, वो हमारी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, कि दिल्ली का बजट पिछले 5 साल में फायदे में है। ये देखिए आप, अगर हम कर्जे में होते और हमारा बजट फायदे में ना होता तो आप ये इल्जाम हम पे लगाते, हम मान लेते। लेकिन हमारा बजट तो साल दर साल फायदे में है। लेकिन सर ये मैं ये जानना चाह रही हूँ, आखिर कितने साल? राहुल लाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए। राहुल लाल जी कह रहे हैं कि भाई हम अभी तक जो कर रहे हैं, देखिए हमने तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखाया है, तो ये तो हमें कैसे लगा सकते हैं? देखिए 2-3 चीजें, ये जो अर्थव्यवस्था में जो फ्री का मामला है, ये बड़ा संकटपूर्ण मामला है। अगर इसको तार्किक तौर पे इसको आप सही नहीं ठहरा सकते। देखिए आम आदमी पार्टी अपने मॉडल को, ये सही है कि दिल्ली का बजट बढ़ा है, लेकिन दिल्ली का ही केवल बजट नहीं बढ़ा है, तब तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ भी कहेंगे कि उन्होंने भी बजट, उत्तर प्रदेश के बजट में वृद्धि की। केंद्र सरकार के भी अगर 2014 के बजट को देखें और आज 2022 के बजट को देखेंगे तो उसमें भी वृद्धि हुई। बजट तो बढ़ेंगे ना समय के साथ, आकार अर्थव्यवस्था का बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो तो स्वाभाविक है। लेकिन 2-3 चीजें, अगर दिल्ली का मॉडल लेते हैं, दिल्ली में ठीक है कि सरप्लस का बजट चल रहा है, लेकिन क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पे उस तरह से खर्च किया जा पा रहा है? आप देखिए, आपने पुराने स्कूलों को आपने आधुनिक बनाया, चलिए बधाई के पात्र हैं, इसके लिए बधाई भी देता हूँ, अच्छी चीज़ है वो। आप सोशल सेक्टर पे कुछ ना कुछ लोगों को राहत दे रहे हैं, मान लेता हूं इस चीज़ को भी, लेकिन अंततः इसका नुकसान है कि आप, हम लोगों ने नहीं देखा कॉमनवेल्थ गेम्स के समय में जिस तरह से दिल्ली को बदलते हुए देखा, वो आज तो हम लोगों को वो बदलाव नजर नहीं आ रहा उस रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर के। वो देखिए कहीं न कहीं बजट की कटौती आपको करनी पड़ती है, और लॉन्ग टर्म में दिल्ली को अब फिर से आप लंबे समय तक कैसे बजट आप नहीं बढ़ाएंगे? देखिए पंजाब को लेकर, चूंकि पंजाब में अभी ये सरकार में आए हैं, तो जैदी साहब अभी उसको लेकर अभी मैं मूल्यांकन नहीं करूंगा कि वहां पे आगे क्या स्थितियां, किस प्रकार से पुराने कर्ज का क्या करेंगे और बाकी चीजों का क्या समाधान करेंगे। लेकिन जो स्थितियां हैं शिल्पा जी, वो बड़ी ही विस्फोटक स्थिति है इस समय, अलग अलग एक्रॉस। यहाँ पे देखिए हम लोग के स्क्रीन पर सारे पार्टियों के लोग मुझे नजर आ रहे हैं, वो और सभी पार्टियों ने, हम कह रहे हैं कि चलिए भारतीय जनता पार्टी से शुरू करता हूं चूंकि सबसे बड़ी पार्टी है वो। आप उत्तर प्रदेश में स्कूटी देने की घोषणा कर रहे हैं, तो ये क्या है भाई? आप चलिए महिला सशक्तिकरण का चीज है, मानता हूं मैं, लेकिन सरकारों को कुछ ऐसे प्रयास करने पड़ेंगे कि आपका बजट भी ना बिगड़े और आप लॉन्ग टर्म रूप से आप किसी को ऊपर उठा सकें आप। तो उस तमाम पार्टियां जो है वो राजनीतिक एक तरह से उन्होंने एक शॉर्टकट सा रास्ता खोज लिया है वो, कि हम टीवी भी दे रहे हैं, हम फ्रिज भी दे रहे हैं, हम 300 यूनिट। आप देख लीजिए हर किसी के घोषणा पत्र में शामिल था। आप कौन क्या करेंगे नहीं करेंगे अलग चीज है, होता है वोट पाने ना, वोट पाना। लेकिन आपको अर्थव्यवस्था का स्थायित्व कहां से खोजेंगे आप? अर्थव्यवस्था पे जो बोझ बन रहा है लगातार, जो आपके कर्ज में, अभी हम लोग अगर देश की अर्थव्यवस्था की बात करें तो जीडीपी कर्ज का अनुपात जो है वो 90% से ऊपर पहुंच चुका है, जो कि किसी भी हालत में 70% से ऊपर नहीं होना चाहिए, और अलग अलग राज्यों की स्थितियां वो भी भयावह है। तो इसलिए श्रीलंका का घटनाक्रम जो आपने मुद्दा उठाया है शिल्पा जी, पहले तो मैं आपको और जनतंत्र को धन्यवाद देता हूं कि एक बहुत ही बड़ी गंभीर मामला है ये। अगर पड़ोस में घटना घट रही है तो उसको एक अलार्म के सिचुएशन के रूप में हम लोगों को भी अपना मूल्यांकन करने की सख्त आवश्यकता है कि हम लोग कहीं, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था बड़ी है, श्रीलंका से हम तुलना नहीं कर सकते, लेकिन जिस रास्ते पे, अगर गलत रास्ते पे कोई जा रहा है तो उसके बारे में विवेचना होनी चाहिए। सबक तो कम से कम सीखा जा सकता है। भास्कर जी, क्या समझ में आ रहा है श्रीलंका के इन ताजा आपातकालीन हालातों को देखकर? क्या करने की आवश्यकता है, क्या समझने की आवश्यकता है हिंदुस्तान को अपने पड़ोसी देश श्रीलंका से, वहां के इस संकट काल से? लेकिन जो आज गंभीर विषय आपने उठाया है, मैं इसके लिए खुले मन से आपको और जनता टीवी को बधाई देना चाहता हूं कि इतना गंभीर विषय आपने आज लिया है।
और मैं आपको बता दूं कि मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विद्यार्थी भी हूं और पढ़ने और पढ़ाने का काम करता हूं, ये मेरा विषय है। इसके लिए आपने मुझे आमंत्रण के लिए, इसके लिए आपको दूसरी बार बधाई। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अगर हमारे पड़ोस में कोई दिक्कत है, चाहे वो नेपाल है, चाहे वो श्रीलंका है, तो ये सोचिए कि अगला नंबर आपका है। अगर पड़ोसी दुखी है तो ये समझिए कि अगला नंबर आपका है। ये बात आप समझते हैं शिल्पा जी। बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं आप और बहुत अपनी तैयारी से आप आती है, मैं आपको देखता हूं। मैं कहना चाहता हूं इसके साथ साथ आज जो चर्चा होनी चाहिए थी, हमारे जितने राजनीतिक दल के साथी है, आम आदमी पार्टी के यहाँ पर बैठे हुए, कांग्रेस के बैठे हुए, भाजपा के बैठे हुए, आज ये चर्चा नहीं होनी थी। आज ये मौका नहीं था कि हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। आज एक स्वस्थ बहस की शुरुआत जनतंत्र टीवी ने करी है। हमको इसमें अपनी भागीदारी और अपनी स्वस्थ नजरिया पेश करने की आवश्यकता है। मैं खुले मन से कहना चाहता हूं, आज हमको आत्मचिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो सिस्टम चला आ रहा है आज, जिसकी वजह से पाकिस्तान या श्रीलंका आज बर्बाद हो गए, उसी रास्ते पर कहीं ना कहीं हम भी चलने का प्रयास कर रहे हैं। ये मौका ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल कागजों में कहें कि हम लोग नेशन फर्स्ट वाली पार्टी है। आज नेशन फर्स्ट वाली पार्टी ने भी हमको यहाँ पर बिल्कुल हतप्रभ करा है कि उन्हें दिखाना चाहिए था कि भारत को भी दिक्कत आने वाली है। ये मौका पाकिस्तान से सीखने का है, ये मौका श्रीलंका से सीखने का है कि हमारे लोगों की दिक्कत कैसे होगी। मैं इस तरह की बहस कभी नहीं करता आपके टीवी में, क्योंकि ये मेरा विषय है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध मैं पढ़ाने का काम करता हूं। तो मैं कहना चाहता हूं, गंभीरता से हम लोगों को चिंतन और मंथन करना चाहिए और उन योजनाओं के बारे में जो सरकारें हैं, चाहे विपक्ष में है चाहे पक्ष में है, उनको एक बार दोबारा सोचना चाहिए कि कहीं हम आने वाली पीढ़ी को श्रीलंका का उदाहरण तो नहीं बनने जा रहे, पाकिस्तान का उदाहरण तो नहीं बनने जा रहे। और एक हमारे साथी कह रहे थे वेनेजुएला, वो भी एक राष्ट्र है, लेकिन वो हमसे थोड़ा दूर है। हम इसलिए इतना उसको नहीं, मतलब आम व्यक्ति उसको नहीं जानता, हम सब जानते हैं जो जागरूक लोग हैं। लेकिन वेनेजुएला का भी एक उदाहरण जो हमारे साथी ने दिया, ये जो सीख होती है, अगर हम सीख लेने का काम करें, ये सोच के ये सीख हमें तब रहनी चाहिए जब दूसरों पे विपदा आई। अगर हम पे ही विपदा आएगी, हम तब सीख लेंगे, तो क्या इसका फायदा हमारी आने वाली पीढ़ी को बताइए। क्या हम खुद पर विपदा आने का इंतजार कर रहे हैं? अजय वर्मा जी। शिल्पा जी, हेलो जी, बोलिए सर। शिल्पा जी, हम मुझसे क्या पूछ रही हैं बताइए। वर्मा जी, कांग्रेस को क्या समझ में आ रहा है? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, मेरे को आपकी आवाज आ रही है। कांग्रेस इस संकट काल से क्या समझ पा रही है? क्या हमें करने की आवश्यकता है? क्या सबक लेने की आवश्यकता है? और किन चीजों को यहाँ हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है? फ्री की ये जो तमाम योजनाएं हमने अपने देश में चला रखी है, इसमें तमाम दल शामिल है सर, ए से लेकर जी तक, A to Z सारे दल इसमें शामिल है। आखिरकार कहीं हम भविष्य के श्रीलंका तो बनने नहीं जा रहे हैं। सबसे पहले आपने श्रीलंका का पूछा कि श्रीलंका की जो स्थिति हुई, ये कौन इसका जिम्मेदार है, क्या कारण। हाँ। मेरा अपना बेहतरीन आकलन ये है इसके ऊपर कि श्रीलंका का आमदनी थी 54 और उसने खर्चा करा 58। मोटा मोटा सा सीधा निचोड़ी है कि उसको पहले अपनी आमदनी बढ़ानी चाहिए थी, तब खर्चा उसे 58 करना चाहिए था। आमदनी उसको किसी भी माध्यम से बढ़ाते और खर्चा उसको कम करना चाहिए था। तो आज ये स्टेज आ गई श्रीलंका की। अब भारत की स्टेज आप आ जाइए, क्योंकि भारत की आबादी इस वक्त 137 करोड़ से ज्यादा हो गई है और 30 स्टेट है। और देश में चाइना के बाद हम अर्थव्यवस्था तो छोड़ दीजिए, चाइना के बाद आबादी में हम दूसरे नंबर पे आते हैं। और अगर हम देखा जाए और बहुत सारे स्टेजों में, तो सबसे पहले तो मेरे भाई अभी कह रहे थे बीजेपी के नेता कि साहब हमने सब्सिडीज खत्म करी। आप सब्सिडीज तो खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन डीएपी भी खाद पर 200-150 रुपए बढ़ा देते हैं, दूसरी खाद पर 100 कुछ बढ़ा देते हैं, पेट्रोल को कंटिन्यू आप 50 रुपए बढ़ाए जा रहे हैं। तो भारत की जो आबादी है, 4 घराने, आज मैं पढ़ रहा था एक पेपर में कि अडानी की पूंजी इतनी बढ़ गई कि वो एशिया के नंबर 1 अमीर हो गए हैं जी। वो एशिया के नंबर 1 अमीर हो गए हैं जी। ठीक है। फ्री की प्रवृत्ति की बात अगर करते हैं तो हमारे देश में कई स्टेटों में डबल इंजन की सरकार है। देश की सरकार भी वही काम कर रही है। अभी पीछे चुनाव जीतने के लिए 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को उन्होंने अनाज फ्री देने का काम कर रहे थे, जबकि ऐसा कोई प्रावधान डिजास्टर में तो था। अब चूंकि गुजरात में चुनाव आ रहे हैं, अब हिमाचल में चुनाव आ रहे हैं, तो सरकार ने
इसी को कंटिन्यू 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया कि 6 महीने हम देश में और फ्री अन्न और राशन देंगे, लोगों को देंगे, जबकि कैसी कोई स्टेज किसी की जरूरत थी नहीं। क्यों? इन्होंने देखा कि 4 स्टेटों में उस फ्री के रिजल्ट पे चर्चा पर चर्चा के बाद एंटी इनकम्बेंसी और प्रदेश सरकार की हालात खराब होने के बाद भी इनकी सरकार वहां रिपीट हो जाती है। एक तो ये फ्री की प्रवृत्ति जो आप कह रही हैं, इस पर मंथन होना चाहिए कि जब जरूरत है, जैसे डिजास्टर में जरूरत थी तो आप दें, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उदाहरण सन 40 की बात करेंगे, 2014 से जो वर्तमान में सरकार है, बीजेपी की सरकार है, 10-12 स्टेटों में बीजेपी की सरकार है, आप फ्री दें, आपके 4 उद्योगपति अगर बढ़े तो कुछ नहीं है, और देश में अगर और कहीं कोई फ्री बांटता है तो इनको बहुत परेशानी होती है, और सरकारों पर और राज्यों पर और स्टेट पर। मेरा तो सभी से ये इस पे आकलन है कि एक इस पे मंथन करा जाए। कल को चूंकि भारत पर आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त जो कर्जा था 2014 में भारत के ऊपर केवल 68,00,000 करोड़ रुपए कर्जा था, और आज 125 करोड़ लाख रुपए कर्जा भारत के ऊपर हो गया है। ये भी मैं उसकी इकोनॉमिक उसकी रिपोर्ट पढ़ के बता रहा हूं। हैप्पीनेस में हमारी जो है स्थिति खराब हो गई है, हंगर इंडेक्स में हमारी स्थिति खराब हो गई है, जीडीपी में हम डाउन होते चले जा रहे हैं। इस टॉपिक को और इस संकट को एक्नॉलेज तो कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत कहां से हो, किस दल की तरफ से हो, ये बड़ा सवाल है। यतेंद्र खेमका जी, देखिए सवाल बहुत गंभीर है, और बात यहाँ पर मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से भी इसी चीज़ की दरख्वास्त करती हूँ कि पॉलिटिकल एंगल से थोड़ा ऊपर उठकर देश के भविष्य के बारे में सोचना अगर है तो उस पर हमें बात करनी चाहिए। आज नहीं तो कल अगर इस तरह के संकट हमारे देश में उत्पन्न होते हैं, कल भी तो बात करेंगे ना, तो आज क्यों नहीं। आखिरकार ये जो मुफ्त का मायाजाल है, ये देश को क्या वाकई में धीरे धीरे कंगाल करता जा रहा है, या फिर इस पर पूरी तरह से अंकुश लगाने की आवश्यकता है? ये कैसे संभव हो पाएगा? राजनीतिक दल एक्नॉलेज तो कर रहे हैं, मान तो रहे हैं कि हाँ कहीं ना कहीं ये गलत है, या ये एक लॉन्ग टर्म के बाद एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, इसके साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे, लेकिन क्या कोई सामने आकर शुरुआत करने की हिम्मत दिखा पाएगा? क्या लग रहा है सर आपको? देखिए शिल्पा जी, बात ऐसी है, ये हमारे देश की जो स्थिति है अभी बड़ी विचित्र है। हाँ। और हर एक राज्य की अपनी एक अर्थव्यवस्था है यहाँ पर, और फेडरल सिस्टम ऑफ इकोनॉमी है यहाँ पर। तो जैसे जीएसटी काउंसिल, मेरा ये सुझाव है, जैसे ये जीएसटी काउंसिल बनी है, हाँ। एक फिजिकल या फाइनेंशियल काउंसिल पूरी देश में बननी चाहिए, और जो जरूरतें हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल भी आपको किसी की जो नीचे का तबका उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। हाँ। अगर उसको मदद नहीं करेंगे तो इंक्लूसिव ग्रोथ कंट्री में आ नहीं सकती, और जो गरीबी हमारे को मिटाने का अभियान है वो कभी गरीबी दूर नहीं हो सकती। तो हमारे को मदद तो देनी है, लेकिन वो यूनिफाइड होनी चाहिए, एक कमांड से होनी चाहिए और एक डिसीजन मेकिंग से होनी चाहिए, और वो कलेक्टिव होनी चाहिए पूरे देश में। इलेक्शन का उसमें पर्पज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन के पर्पज से हम गिफ्ट देते हैं, मदद नहीं करते प्रैक्टिकली, और उनको लालच देते हैं प्रैक्टिकली। हाँ। तो लालच देने से उनकी अपेक्षाएं और बढ़ जाती हैं, और बहुत सारे ऐसे उसमें लोग हैं कि जो उसका बेनिफिट उठाते हैं। हाँ। तो मेरा ये मानना है कि फाइनेंशियल काउंसिल बने, और इसमें इलेक्शन कमीशन भी इस चीजों का ध्यान रखे और पूरा जबरदस्त चार्टर लाए, जिससे कि कम से कम, अभी वैसे हमारे को श्रीलंका से अपने देश की स्थिति को कंपैरिजन करना, जहां हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे, बहुत जल्दबाजी है मेरे हिसाब से। और इस समय पूरा फाइनेंशियल वर्ल्ड, और अदर 1 महीने में देखेंगे तो टॉप से टॉप किसी भी कंट्री के लोग, बड़े बड़े नेता हमारे देश में विजिट कर चुके हैं। वो किसी भी सॉल्यूशन के लिए भारत का पार्टिसिपेशन देखते हैं, और अच्छे रूप से देखते हैं। और मेरा मानना है सभी पार्टियां इस रूप में एक होंगी, अगर उनको एक तरीके से यूनिफाइड किया जाएगा। कोई लॉ लाना है तो लॉ लाया जाएगा, परंतु ये नहीं कहा जा सकता कि ये चीजें हम नीचे के आदमी को मुहैया ही ना करवाएं। उनके जीवन स्तर को अगर बढ़ाना है, उठाना है और ठीक करना है। बहुत अच्छी आपने बात कही है, जो जरूरतमंद है उन तक तो पहुंचाया जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ वोट के चक्कर में लालच नहीं दिया जाना चाहिए, उस पर अंकुश लगना चाहिए। अतहर जैदी साहब, इशारा समझ रहे हैं आप? मेरा एक सवाल है, सभी मेरे पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों से। मेरा एक सवाल ये है कि सरकार जो भी पैसा टैक्सेस से कमाती है उसको व्यय किसके ऊपर करना चाहिए? जो ये गरीब, जरूरतमंद और सबसे निचले तबके का व्यक्ति है,
क्या उस तक वो फैसिलिटी नहीं पहुंचनी चाहिए? अगर हम दिल्ली के अंदर, मैं अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ दिल्ली सरकार का, हम 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, तो आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, आप भी दिल्ली एनसीआर में रहती होंगी, कि 200 यूनिट बिजली फ्री कौन यूज कर सकता है? जो निचले और देखिए, जहां तक सरकारों के अपने खर्चे कम करने की बात है, हाँ। अभी हमारी पंजाब में सरकार बनी, आपने वहां देखा होगा, वहां पर एक सिस्टम था कि जो 5 बार एमएलए रहा उसे 5 बार की पेंशन मिलती थी। एक एक पूर्व एमएलए को, जो 5 बार एमएलए रहा है, उसे 5-5, 6-6 लाख रुपए की पेंशन मिला करती थी, जिसको हमने बैठते ही खत्म किया है। आज वहां पर सिर्फ और सिर्फ पेंशन के नाम पे 75,000 रुपए एक एमएलए को मिलते हैं, जिससे आप सोचिए कि वहां का जो बजट है, उस पर जो बोझ था एक इन एमएलए की पेंशन का, उसका कितना बड़ा एक बोझ कम हुआ होगा। तो इसी तरह जितनी भी सरकारें हैं, उनको ये देखना पड़ेगा कि ये फालतू के जो खर्चे, बड़े बड़े खर्चे बना दिए जाते हैं, इनको कम करके किस तरह से सरकारों के बजट को बढ़ाने की जरूरत है। आप ये समझिए कि एक जो एमएलए होता है या जो एक मंत्री होता है, उसे 5,000-6,000 यूनिट तक महीने की फ्री मिलती है। हाँ। क्या एक आम आदमी को, अगर एक आम आदमी को जो टैक्स दे रहा है, रोड टैक्स दे रहा है, जो कोई चीज, ठीक है अतर जी, आपकी बात आ गई है। राहुल लाल जी यानी कि कह रहे हैं कि भाई इसमें क्या गलत है, अगर जो निचले तबके के लोगों तक हम ये सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है। लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, आप आर्थिक मामलों के भी बहुत अच्छे जानकार हैं, कि भाई चीन के कर्ज जाल में जो कर्ज का पूरा जाल बुना गया, वो श्रीलंका कैसे फंसता चला गया, और हमें उससे क्या सीखने की आवश्यकता। देखिए, इसमें 2-3 चीजें, तो भारत को हाँ। अगर विदेश नीति के संदर्भ में आप कहें तो देखिए, चीन जो है कि वो, उसका इंटरेस्ट रेट है 6% के इंटरेस्ट रेट पे लगभग चीन कर्ज देता है। हाँ। हम लोग अगर, भारत अगर अपने पड़ोसियों को कुछ कर्ज देता है तो हम लोग लगभग जो है कि वो 2% के इंटरेस्ट रेट पे हम लोग कर्ज देते हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक वित्तीय संस्थाएं हैं, 0.5 से लेकर 1% के आधार पर लगभग IMF, वर्ल्ड बैंक के जो है कि अलग अलग उनके लोन मिलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, विदेश नीति के रूप में भारत की लगातार ये जिम्मेवारी है कि हम अपने पड़ोसियों को समझाएं कि आप चीन के कर्ज नीति में ना आए। क्योंकि हम्बनटोटा का उदाहरण बहुत पहले ही आ चुका था श्रीलंका के मामले में, कितना ज़्यादा कर्ज में फंसाया गया कि उसका हम्बनटोटा उनको देना पड़ा। और अभी की वस्तु स्थिति यह है कि उनका पूरा का पूरा जो विदेशी मुद्रा भंडार था, उसके ऊपर जो है कि वो चीन की सेंधमारी हो गई। क्योंकि वो कर्ज नहीं दे पा रहा था, तो वो विदेशी मुद्रा भंडार से जो है कि वो पैसे सीधे सीधे चीन को जा रहे थे। तो ये कुछ तमाम स्थितियां हैं जो दुनिया के देशों को देखना पड़ेगा कि आप चीनी कर्ज जाल में ना आए। चीन का कर्ज जाल जो है कि वो देखने में बड़ा सुंदर सा लगता है, सुनहरा सपना जैसा लगता है, कि लास्ट में वो आपको श्रीलंका की तरह बर्बादी के कगार पे ला देता है। ये तो एक स्थिति है। दूसरी चीज अब मैं बता रहा हूँ, जो हम लोग मूल चर्चा कर रहे थे। देखिए, ये अभी बड़ी सही बात कही गई कि देखिए, निचले तबकों को आपको मजबूत करना पड़ेगा। ये लोकतंत्र में जिम्मेवारी है कि चाहे गांधी जी का मूल सिद्धांत हो कि जो सबसे कमजोर से कमजोर व्यक्ति है, जो सबसे आखिरी व्यक्ति है, उसका भी विकास किया जाए। तो वो तमाम राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसकी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन जो सबसे अहम सवाल उठता है कि जो आप इलेक्शन के लालच के लिए देते हैं, जो अभी अर्थशास्त्री महोदय ने भी कहा, मैं सहमत हूं उनके इस बात से कि आपका मोटो ही गलत है। आप चाहते हैं कि भाई आप राजनीति में सोचिए, एक ऐसी प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई कि मैं एक्स चीज फ्री दे रहा हूं। मैंने घोषणा कर दी स्कूटी फ्री की, तो कोई दूसरा राजनीतिक दल घोषणा कर दे कि कार फ्री की। आपको लोगों को सशक्त करना है, तो देखिए उसके लिए 100 तरह के उपाय हैं। आप निचले तबके को अलग अलग ढंग से मदद कर सकते हैं। वो आप योजना लाइए, और वो योजनाएं देश में आज़ादी के बाद से लेकर अब तक लगातार चलती हुई रही हैं। लेकिन ये जो मुफ्त का मॉडल है, वो आपके अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तबाह करता है, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर जब राजनीतिक पार्टियां ये घोषणा करती हैं, तो अब तो इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल हम लोग लगातार मांग करते रहे कि आप अगर इस प्रकार के घोषणा पत्र में दावे करते हैं, तो उनको स्पष्ट रूप से बताना पड़ेगा उनको कि आप उसके लिए आय का क्या साधन कर रहे हैं, कहां से पैसे लाएंगे और कहां से खर्च करेंगे, और बीच में जो कर्ज की खाई होगी उसकी भरपाई कहां से होगी। ये सब कुछ बड़े सवाल हैं। जनता को भी इन मामलों पे, उनको केवल लालच में नहीं आना चाहिए, स्वार्थी भाव से केवल अपने लिए नहीं सोचना चाहिए। उनको सोचना पड़ेगा कि पूरा सिस्टम किस तरह से सर्वाइव करे। और तीसरी बात जो बार बार मैं एक और चीज कहूंगा, एक चीज जो है कि एक बार कही जा रही है कि भाई श्रीलंका से तुलना, देखिए श्रीलंका से तुलना नहीं की जा रही है, सीख कहीं से भी लेनी चाहिए जो त्रुटियां वहां पे हो रही हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं, पिछले महीने में 11 मार्च को जो है कि हम लोगों का जो 7 मार्च को काफी ज्यादा रुपया लगातार गिर रहा था। भारत के पास अभी काफी अच्छा स्टॉक है विदेशी मुद्रा भंडार का, लेकिन उस एक दिन में आरबीआई को काफी ज्यादा अब तक का सबसे रिकॉर्ड खर्च भी करना पड़ा है ऐतिहासिक स्तर पे रुपया को गिरने से बचाने के लिए। तो देखिए, आपके पास तमाम तरह के दबाव आते हैं, पहले ही अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां अलग होती हैं। देखिए वो उन स्थितियों में हम लोगों को याद है, पहले चीन अमेरिका का
ट्रेड वार चल रहा था, वो उसका और अर्थव्यवस्था के ऊपर दबाव था। फिर अब मान लीजिए कोरोना का दबाव है अभी, तो अभी चीन और अभी इस समय रूस और यूक्रेन का संकट चल रहा है, उसके कारण अलग अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां हैं। तो उन स्थितियों के भीतर आपको वहां से भी संघर्ष करना और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत भी बनाए रखना है। ऐसे में फ्री शिप वाली जो योजनाएं हैं जो कि बिना तर्क के आधार पे हैं, लॉजिकल है, तब तो सही है, समझ में आता है। हाँ, लेकिन बिना तर्क के आधार पे तो उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। उन पर अंकुश लगाया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। भास्कर जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। भास्कर जी, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? आखिरकार क्या करने की आवश्यकता है, किन चीजों को समझने की आवश्यकता है? लोगों को अपनी अहंकार की राजनीति को छोड़कर एक हेल्दी पॉलिटिक्स करनी चाहिए और अपने जो विपक्षी हैं और जो सर्वदलीय बैठक है, चाहे वो सेंटर पे लेवल पे हो और जिन स्टेटों में जिन की सरकार हो, उन लोगों को बैठना चाहिए आपस में। ये धीरे धीरे देश में हमारा जो माहौल खराब हो गया है कि हम लोग विपक्षियों को अपना दुश्मन, राजनीतिक शत्रु नहीं बल्कि उन्हें अपने दुश्मन की तरह जो ट्रीट कर रहे हैं, उससे भावना से बच के उनको बैठा के उनकी राय करके देश सभी पार्टियों को एक मंच पे आना चाहिए। और इस समस्या का मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ शिल्पा जी, आपके माध्यम से, ये पक्की बात है, अगर ये आज हमारे पड़ोसी देशों में दिक्कत आई है तो अगली दिक्कत का नंबर भारत का है। ये मैं एक अंतर्राष्ट्रीय विधि का संबंध का विद्यार्थी होने के कारण आपसे कह सकता हूँ बहुत गंभीरता से। हम लोगों को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी, और समीक्षा करनी चाहिए कि जो हमारी ये योजनाएं चल रही है, इन योजनाओं से जो आर्थिक बोझ राज्य को या देश को बन रहा है उसको घटाकर, और इनका ये कोई स्थायी हल नहीं है। अगर हम अपनी जनता को अनाज दे दें या कोई और चीज गिफ्ट में दे दें, ये स्थायी कोई भी समस्या का हल नहीं है। हम लोगों को ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी ताकि हमारे यहाँ के युवा युवतियों को रोजगार से जोड़ने की जरूरत है, ना कि इन फ्री के संसाधनों से जोड़ने की आवश्यकता है। इस पे सभी को बड़ा मन करने बहुत अच्छी आपने बात कही है कि रोजगार से जोड़ने की आवश्यकता है, तो फ्री की तमाम चीजें देने की फिर आवश्यकता ही नहीं होगी। लेकिन रोजगार जब सरकार दे नहीं पाती, उसके बाद वोट के लालच में ये तमाम फ्री शिप की योजनाएं फिर उन्हें प्रोवाइड कर दी जाती है, सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। शाही साहब, बहुत गंभीर समस्या है सर ये। आज नहीं तो कल हमें इसे एक्नॉलेज कर इस पे काम करना होगा, इसका समाधान ढूंढना होगा। क्या मानते हैं आप? देखिए शिल्पा जी, पहले तो मैं कई अपने यहाँ पर जो वक्तव्य लोग दे रहे हैं, अभी सपा के नेता हमारे साथी बोल रहे थे, भारत को बार बार कह रहे हैं, भारत इतना अभी नीचे नहीं आया है। भारत के आने में भारत विश्व की सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और अभी इसको भी देखना पड़ेगा। भारत आपका एक मजबूत नेतृत्व में है, मजबूत हाथों में है। सपा चूंकि एक राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है, इसलिए ये लोग पूरा देश भर में नहीं समझ पाते हैं। इनके नेता घर में बैठे रहते हैं, ये लोग समझ नहीं पाते हैं चीजों को देश स्तर पर। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, समस्या है ये मुफ्तखोरी, समाधान नहीं है। आपको एक उदाहरण देता हूं मैं, दिल्ली की, अभी हमारे आम आदमी पार्टी के नेता बहुत बता रहे थे, दिल्ली की अभी बिजली की पूरी जो है अभी बजट जो पेश किया इन्होंने 3200 कुछ करोड़ का उसका बजट था, जिसका 96% सब्सिडी के लिए था, 4.4% में बिजली का मामला था। अब अगर ये बताइए, ठीक है आप बिजली देते कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जो आप फ्री बिजली दे रहे हैं, आपको स्कूलों में तनख्वाह देने का पैसा नहीं है, 6 महीने से तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। स्कूलों के लिए आप जो है कोई नई चीज नहीं ले आ पा रहे हैं, वहां पर नियुक्तियां, अध्यापक नहीं है, वहां पर नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो आप एक तरफ तो बिजली फ्री बांटकर वाहवाही लूट रहे हैं, दूसरी तरफ बच्चों के शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरा यह है कि सरकार जो है पहले अपना ये देखती है कि हमारा खर्च कितना है, फिर सरकार बजट बनाती है अपना उस हिसाब से कि हमको कहां मिलेगा। घरों में होता है पहले हम अपना बजट बनाते हैं, फिर अपना खर्च देखते हैं, दोनों में बड़ा उल्टा होता है। अर्थशास्त्र में शायद ये पढ़ाया भी जाता है। आ रही है आपके पास। लेकिन दिल्ली की सरकार ये नहीं सोचती है, मुफ्तखोरी की आदत डालकर और इस तरीके को देश को गुमराह कर रही है। और वहां पंजाब में इन लोगों ने जो नाटक करने का काम किया, शिल्पा जी 30 सेकंड में मैं खत्म कर देता हूं। बोलिए सर। पंजाब में भी यही लोक लुभावन नारा दिया गया है और मुफ्तखोरी की जो आदत है वहां की जनता को दिखाया गया कि बिजली फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। लेकिन वहां जाते ही इनको क्या पहले नहीं पता था कि पंजाब कर्जे में है? क्यों इन्होंने मुफ्तखोरी का वादा किया? क्योंकि वहां सरकार बनानी थी। और जो मुफ्तखोरी देखिए बाकी अन्य राज्यों में जैसे चल रहा है
उसमें धीरे धीरे इसको कमी करनी चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं कि मैं एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की हैसियत से नहीं, बात यही है कि धीरे धीरे कमी करनी चाहिए, जो जायज हो उसे दे, लालच के चक्कर में नहीं देना चाहिए, उस पर कंट्रोल लगना चाहिए। जयदीप साहब जल्दी से आपका रिएक्शन, दिल्ली सरकार पर आरोप लगा, उसके बाद अजय वर्मा जी सीधा आप ही के पास आ रही हूँ। जयदीप साहब जल्दी से छोटा सा रिएक्शन आपका। बीजेपी के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अपने दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो 400 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो ये जरा पहले यूट्यूब पे जाके उनका इंटरव्यू देख ले 2020 इलेक्शन का। तो ये अपनी स्कीम, ये जो हमारी स्कीम है उसको इन्होंने वहां पे तमिलनाडु में इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम बिजली फ्री देंगे। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। देखिए फ्री देने, सुनिए अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। फ्री का मतलब क्या है? फ्री होता है जो आप दे रहे हैं कि हम स्कूटी देंगे, हम टैबलेट देंगे। हमारा मॉडल है, हम पिछले 5 साल से ना हमने फीस बढ़ने दी है और हम 5 साल से पिछले 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। हम कोई वोट लेने के लिए नहीं कि वोट लिया और उसके बाद खत्म कर दिया। हमारी स्कीम चल रही है, हमारा ये मॉडल है और हमारा बजट जो है फायदे का बजट है। आपकी तरह जो आपके स्टेट कर्जदार हुए में है ना देते हुए भी कर्जदार हुए में, उस तरह हमारा मॉडल नहीं है। हमारा अगर आपके पास इतना अच्छा खासा बजट है, अगर बजट है तो फिर शिक्षकों को अपनी तनख्वाह के लिए क्यों धरने पर बैठना पड़ता है? क्यों अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन करना पड़ता है? बोल रही है, बल्कि एमसीडी के अंदर जो डॉक्टर है वो धरने पर बैठे हुए अपनी वो लेने के लिए। चलिए ठीक है सर, आपके ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहिए। बेहद संवेदनशील आज का मुद्दा है, उस पर पार्टी लाइन से ऊपर उठकर विश्लेषण करने की आवश्यकता है, चर्चा करने की आवश्यकता है। अजय वर्मा जी, आपको क्या समाधान नजर आता है सर? इस तरह के हालात, ये आपातकाल, ये संकट काल हिंदुस्तान में उत्पन्न ना होने पाए, अभी से क्या सीखने की आवश्यकता है? देखिए शिल्पा जी, आपने जो ये चर्चा करी है बहुत अच्छा है, लेकिन आपने ये देखा कि उत्तर प्रदेश में भी पर्चे लीक हुए हाई स्कूल बोर्ड के, तो पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए कलेक्टर ने। कल आप भी तैयार रहिए। भारत की तुलना आप श्रीलंका से कर रही हैं। ये भारत पहली अर्थव्यवस्था है, भारत में दूध की नदियां बह रही हैं, अपराध 0 हो गए हैं, लोगों की प्रति व्यक्ति आय 1 लाख से ऊपर हो गई है विश्व गुरु के उसमें। तो आप कल को तैयार रहिए, आपके खिलाफ मुकदमा और आपको भी जेल भेजा जा सकता है। भारत की तुलना, बीच में ना बोले प्लीज, भारत की तुलनात्मक अध्ययन जो है श्रीलंका से करने पर, तो आप जेल जाने के लिए तैयार रहिए। अब आप सुन लीजिए, आपके ऊपर शिल्पा जी, फिर ये बीच में यहाँ हर एक के बीच में बोलेंगे भाई ये गलत तरीके से, आप सभी व्यक्ति हैं एक एक करके हम नहीं बोलते। सुन लीजिए, मुझे 5 मिनट में बात करके फिर एक अन्य चैनल पे जाना है। मैं ये कह रहा हूँ शिल्पा जी, इसका सीधा सा इसका सुझाव हमारा ये है इस देश का, हाँ। इस देश में एक सर्वदलीय और सर्वस्तरीय, उसमें जर्नलिस्ट भी हो, उसमें बुद्धिजीवी भी हो, उसमें रिटायर कर्मचारी भी हो, हाँ। उसमें पैनलिस्ट भी हो, हाँ। उसमें पत्रकार भी हो, उसमें सरकार भी हो और गैर सरकार भी हो। एक खुले मन से एक ऐसी कमेटी बनाई जाए और इस तरह की चीजों की उसमें सब लोगों को उसका रखा जाए उसमें, और उनसे ये कहा जाए कि भाई इस विषय पर आप एक विचार दीजिए कि क्या आने वाले कल में अगर कोई स्टेज इस तरह की आती है, क्योंकि आज जो, एक मिनट सुन लीजिए, आज जो हालात हैं, 6 महीने तक तो आपने पेट्रोल डीजल के पैसे चुनाव के लालच में बढ़ाए नहीं, और अब आप 8-10-12 दिन से रोज बढ़ाए जा रहे हैं, और आगे 30 दिन रोज बढ़ाएंगे। तो ये जो नियत और नीति है आपकी साफ दिख रही है। भारत कर्जदार बहुत बुरा हो गया है, भारत में महंगाई भी उच्चतम स्तर पर है, बेरोजगारी उच्चतम स्तर पर है, और भारत के हाल भी बहुत जल्दी जर्मन जैसे होने वाले। ठीक है शाही साहब, फाइनल कमेंट आपका। आप सभी लोगों से मैं जल्दी फाइनल कमेंट चाहूंगी। सबसे पहले अश्विनी शाही जी, क्या विपक्ष को दुश्मन के तौर पर ना लेते हुए जनता के लिए, उनकी भलाई के लिए एक चिंतित उस कंसर्न फैक्टर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो क्या फिर उनके साथ चर्चा के साथ, उनके सुझावों के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है ताकि हिंदुस्तान को ऐसे किसी भी तरह के संकट से बचाया जा सके? शिल्पा जी देखिए, भारत इस समय जो है, भारत के अधिकतर राज्यों में जिस पार्टी की सरकार है वो है भाजपा या भाजपा समर्थित सरकारें हैं। आज उन प्रदेशों में, चाहे पूरे देश की मैं बात कर रहा हूं, कोई ऐसी स्थिति नहीं आने जा रही है जैसा अभी हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे हैं। इन लोगों को चिंता थी देश को, ये देश ने ही इनको त्याग दिया, खत्म कर दिया इनको, पूरे देश से खत्म है। अब आज भारत की जनता को ये पता है कि हम एक मजबूत हाथों में हैं, और सरकार को ये हमारे जनता के लिए हमको क्या करना चाहिए, और उसके बावजूद भी भारत विश्व की सबसे बढ़िया और तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और आज हिंदुस्तान सामरिक रूप से, आर्थिक रूप से सब जगह से मजबूत होता चला जा रहा है। कांग्रेसियों की तरह सोना बेचने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आज अभी राहुल लाल जी ने कहा रिजर्व हमारे पास काफी संख्या में, अच्छी संख्या में
हैं। इन ठीक लोगों है ने राहुल लाल जी, शास्त्री किन जो चीजों को ध्यान प्रधानमंत्री में जी रखने हमारे की बड़े आवश्यकता, बात किन उनके चीजों समय को में सोना सबक भी लेते बेचने हुए की जरूरत आगे बढ़ने की आवश्यकता? मैं संक्षेप में यही चीज कहूंगा कि हाँ। देखिए, एक तो सबसे पहला तो इस तरह के फ्री के मामले पे हम लोगों को इसको रेगुलेट करने की जरूरत है, नंबर ठीक है। 1। नंबर 2 कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ चीजों को विचार करने की भी जरूरत है अर्थव्यवस्था को लेकर। देखिए, उन्होंने ठीक है। राजनीतिक मामले पे कई बड़े निर्णय लिए हैं, ठीक है। लेकिन उनको आर्थिक मामलों पे भी कुछ बड़े निर्णय लेने की जरूरत है, क्योंकि हाँ। यही सरकार थी हाँ। जब 9.2% का ग्रोथ रेट था 16-17 के प्रथम तिमाही में, ठीक है। और वो गिरते गिरते कोरोना काल से पहले ही 3.2% के ग्रोथ रेट पे आ ठीक है। गया था, और बेरोजगारी का दर भी उसी समय 45 वर्षों का हाईएस्ट रिकॉर्ड पे पहुंच चुका था। ठीक है। इस मामले पे उभरने के लिए क्या प्रयास हुआ है? जो हमारे डिमांड साइड में जो समस्या है उसका समाधान अब तक नहीं किया गया, तो ये उधर भी ध्यान देना पड़ेगा, और इस प्रकार के मुफ्तखोरी की चीजों से भी तमाम राजनीतिक दलों को बचना पड़ेगा। यही हमारे अर्थव्यवस्था को जयदीप साहब, मजबूती फाइनल की तरफ ले कमेंट्स जाएगा। आपका क्या कहेंगे सर जाते जाते? के लोन ले लेके हमारे देश से लोग ले लेके भागते हैं ना, उन पे भी नकेल कसने की जरूरत है, और ठीक है। उन पे कड़ी कार्रवाई करके उसको वापस लाने की भी जरूरत है। हाँ। और ये जो सरकारी हमारे खर्चे फालतू हैं, इनको कम करने की जरूरत है। ठीक और है। ईमानदारी से अगर कोई सरकार चलाई जाएगी तो मैं ये मानता हूं कि हमारे हर स्टेट में इतनी कैपेबिलिटी है हाँ। तो वो अपना फायदे का बजट निकाल सकते हैं, और जनता को जो निचले तबके की जनता है उसको फ्री की और उसकी सुविधा की स्कीम्स भी दे सकते हैं, जैसे हम लोग दिल्ली में कर रहे हैं, और आने ठीक वाले है। वक्त में पंजाब में भी करके दिखाएंगे। ठीक है अजय वर्मा जी, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट, आपका कंक्लूजन सर। देखिए, फाइनल कैलकुलेशन हमारा ये है कि देश की सरकार को, चूंकि देश की सरकार को इसमें स्टेट तो छोटे होते हैं, 1-2 हैं, इस भारत का इतना बड़ा स्वरूप है, देश की सरकार को पहल करनी पड़ेगी, अपनी नीति और नियत सुधारनी पड़ेगी, तभी इस देश की समस्या का समाधान होगा। वरना भारत और जीडीपी और नौकरी और बेरोजगारी के अंदर बढ़ती चली जाएगी। हाँ। और भारत भी उसी स्टेज में पहुंच जाएगा। चूंकि आजकल पहले हमारी तुलना ग्रेट ब्रिटेन से, अमेरिका से, रसा से होती थी, अब हमारी तुलना श्रीलंका से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से और नेपाल से होने लगी है। यह चिंता का विषय है। जितेंद्र खेमका जी, आपका फाइनल कमेंट। देखिए, चलिए मेरा ठीक है, final- तुलना बेशक से श्रीलंका के साथ भारत की ना हो, लेकिन सबक तो सीखने की आवश्यकता है। जो उसने गलती की वो गलती हम ना करें। मेरा फाइनल कमेंट यही है, जो मैंने पहले कहा, आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के लीडरान को ये कहना चाहता हूं कि जीएसटी काउंसिल की तर्ज पे एक फिजिकल काउंसिल बनानी चाहिए, फाइनेंशियल काउंसिल बनानी चाहिए, और इस तरह के और इसका संज्ञान इलेक्शन कमीशन को भी लेना चाहिए कि इस तरह की योजनाएं या इस तरह की घोषणाएं ठीक आपके मैनिफेस्टो में ना आए, लेकिन अगर इस तरह की कोई ज़रूरतें देश की आवाम को है, देश के लोगों को हैं, तो एक सब मिल बैठ के इसका फैसला लें और उनकी ज़रूरतों को पूरा करा जाए, जिससे कि एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो और लोगों को वास्तव में फायदा पहुंचे, ना कि उस पर पॉलिटिक्स हो। और हमारे को अच्छी गवर्नेंस के लिए सरकार काम करे और देश की तरक्की करे। ये फेडरल सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है यहाँ पर, इसमें ये बड़े सालों से चला है। पाकिस्तान की तरह बनाना रिपब्लिक नहीं है और ना श्रीलंका है। इतनी बड़ी पार्टियों के लीडरों को इससे बचना चाहिए और हमारी छवि को चर्चाओं में इस देश की इमेज को बनाए रखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर हर राजनीतिक दल को इस बात को समझना होगा कि ठीक है, अगर आप मुफ्त की योजनाएं चलाना चाहते हैं, गरीबों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो जो जरूरतमंद है, जिन्हें वाकई में इसकी जरूरत है, उन तक पहुंचाइए, ना सिर्फ और सिर्फ वोट के चक्कर में आकर या वोट की लालच में आकर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए हमारे देश को मुफ्तखोरी की ओर धकेलता हुआ और कहीं ना कहीं श्रीलंका जैसी भविष्य की संभावनाएं यहां पर उत्पन्न करने की तरफ इशारा करता हुआ, जिसे वक्त रहते समझना होगा, उसे रोकना होगा, उस पर लगाम लगानी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।